कि अगर हमने इसको डिस्टर्बेंस क्लॉकवाइज दिया तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और अगर हमने इसको डिस्टर्बेंस एंटी क्लॉकवाइज दिया तो टॉर्क, ग्रेविटी का टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से, चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर फंक्शन और साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ होती है v टाइम के फंक्शन में, और ये जो लिखा है ये v x के फंक्शन में। हेंस फेज और लोकेशन को आपस में बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। पूरे एसएचएम में अगर कोई थोड़ा भी गहरा कंसेप्ट है तो बस वो यही है। किसी एक्सिस पर अगर हम शेडो लेते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा, या सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसा भी सोचा जा सकता है। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत 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 बढ़िया हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, और एग्जाम की तरफ रोज एक एक कदम ताकत के साथ बढ़ा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और पूर्ण तैयारी से, पूर्ण स्ट्रेटेजी से एग्जाम की तरफ मार्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ताकत से भर के चलना है भाई साहब। कॉन्फिडेंस का गेम है सारा। जब आप एग्जाम लिखोगे तो एग्जाम में सारा गेम एकेडमिक्स के साथ कॉन्फिडेंस का होता है। दैट मीन्स सेम एकेडमिक नॉलेज से दो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है, अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंस से भरना है तो सर बस ये बता दीजिए कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है। कॉन्फिडेंस तब आता है भाई जब हम जो करना चाहिए उसको अच्छे से करते हैं। तो तुम्हें एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए? तुम्हें एज अ स्टूडेंट इस समय भरपूर मेहनत करनी चाहिए, जरा सा भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो पूरी ताकत के साथ अगर तुम पढ़ रहे हो, पूरी ताकत के साथ अगर तुम रिवीजन कर रहे हो, तो मानकर चलो कि तुम्हारे बहुत अच्छे फर्स्ट मेंस में ही बहुत अच्छा परसेंटाइल बनने वाला है। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका माइंड मैप के अगले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि फर्स्ट मेंस से पहले पूरा माइंड मैप खत्म करूंगा, उसी वादे पर मैं हूं, और बच गए टॉपिक्स को फटाफट हम देख रहे हैं, सो दैट किसी का कोई पर्टिकुलर एरिया वीक हो, मान लेते हैं किसी बच्चे का एसएचएम वीक है, तो बस आपको केवल ये माइंड मैप देख लेना है। क्रिस्प कंटेंट है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, 6-6, 7-7 घंटे नहीं है, एकदम क्रिस्प कंटेंट है, सारी बातें इसमें है, तो आपको सारी बातें ब्रशअप हो जाएंगी, सारे बेसिक फॉर्मुलेस ब्रशअप हो जाएंगे, और आप पीवाईक्यू कर लीजिए। बस केवल इतना भी कर लेंगे अगर आप माइंड मैप से भी पढ़ लेते हैं और पीवाईक्यूज कर लेते हैं, तो भी आप मानकर चलिए कि आपका काफी अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। भैया 70% के आसपास पेपर तो फॉर्मूला बेस्ड है मेंस में। उठा के देख लो किसी भी साल का, मेरी बात पे विश्वास मत करो, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 70% पेपर तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है। मैं तो कह रहा हूं तुम बाकी 30% छोड़ दो, तुम केवल 70% ही पेपर अटेम्प्ट करो। बस नेगेटिव नंबर मत लाओ। दैट मीन्स जो करो उसको पक्के से करो, तो बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बोर्ड का पेपर है कि बहुत हाई स्कोरिंग, कि भैया हमें परसेंटेज चाहिए 98, 97, 90, 99, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटाइल है वो, इट इज नॉट परसेंटेज, है ना। लो स्कोरिंग एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ये लो स्कोरिंग है ना। तो बहुत आराम से अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाकर काम करेंगे, बहुत आराम से आप पार पा जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ताकत के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात करेंगे। तो मेरे प्रयास के सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, और मेरे लक्ष्य के सारे प्यारे प्यारे बच्चे, और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जिनकी आंखों में सपना है, जिनकी आंखों में चमक है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज उन्हीं के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे इसका फायदा उठा रहे होंगे, और आपके कमेंट से पता भी चल रहा है कि यस यू आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता है और मजा आता है, और एनर्जी से भरपूर आपके लिए काम करने का मन करता है। तो चलो भाई शुरू करेंगे, समय बहुत कम है, खोटी नहीं करेंगे समय को बिल्कुल भी। तो एसएचएम की शुरुआत करते हैं, बिगुल बजा देते हैं, एसएचएम पर बात करते हैं। एसएचएम अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत ही छोटा है, कुछ ज्यादा खास लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है इसकी, इट्स वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, है ना। पर इसका एप्लीकेशन लगभग फिजिक्स के सभी जगह पर होता है। दैट मीन्स एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैकेनिक्स में भी मिलेंगे, आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी मिल जाएंगे, आपको इधर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में बात करेंगे तो वहां भी मिल जाएंगे, मैग्नेटिज्म में मिल जाएंगे, डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो, है ना, ऑप्टिक्स में भी दिख सकते हैं हमें। तो दैट मीन्स ऐसा कोई एरिया नहीं है फिजिक्स का जहां पर एसएचएम बेस्ड क्वेश्चंस ना बने, ठीक। पर जब भी ऐसा होता है कि मल्टीपल कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन रहा है, दैट मींस एसएचएम और किसी एक चीज को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन बन रहा है अगर, तो मल्टीपल कंसेप्ट का क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज्यादा गहरी बातें नहीं लग रही होती हैं। वो 3 कंसेप्ट को बेसिक चीजें मिलाकर बनाया जाता है। हेंस ऐसा होने की वजह से एसएचएम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते नहीं है, पर बच्चों को लगते हैं, स्टूडेंट्स को लगते हैं, पर वो होते नहीं है डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स को केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इसको ठीक से पढ़ा ही नहीं।
कभी भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। तो आज एक मौका है, मुबारक मौका है इसको एक बार फिर से देखने का। तो भैया फ़ायदा उठा लो और इसको अच्छे से देख लो एक बार, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, जगह जगह पर इसका फ़ायदा मिलेगा। दैट मीन्स एसएचएम खुद जो टॉपिक है वो तो अच्छा हो ही जाएगा आपका, इसके सपोर्ट में बाकी जो भी एरियाज हैं जहां एसएचएम इन्वॉल्व हो सकता है वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे, वो भी आपके बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। तो चलो शुरू करें, बिगुल बजाएं, शुरू करें, एसएचएम की सारी स्टोरी को शुरू करें और देखें कि भाई हमें इसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहला तो यही प्रश्न है कि एसएचएम है क्या, है ना। तो इसका बेचारे का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये बहुत ही सिंपल है, ये इतना सिंपल है कि इसका नाम ही सिंपल है सोच रहे हो, ये इतना सरल है कि इसका नाम ही सरल है ना। जैसे कोई बहुत ही सीधा हो तो हम उसको कहते हैं अरे बड़ा भोला बच्चा है, तो पता चला उसका नाम ही भोला पड़ गया। ऐसे ही ये बहुत सीधा बच्चा है, ये इतना सीधा बच्चा है कि इस बेचारे का नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन पड़ गया है, ठीक। पर एसएचएम को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा और एक दूसरी चीज को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं ऑसिलेशंस, जिसको कहते हैं ऑसिलेशंस। तो कहानी यहां से शुरू होती है, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ऑसिलेशंस क्या होते हैं? तो हर कोई जानता है कि ऑसिलेशंस बेसिकली टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो जो मोशन है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो या रिपीटेड मोशन, जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही पाथ पर पार्टिकल बार बार चल रहा है, तो उसको हम ऑसिलेशंस कहते हैं, है ना भाई। तो सिंपल भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे एक सिंपल पेंडुलम का मोशन आप इमेजिन कर सकते हैं, टक 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 टक, सॉरी ऐसे ऐसे या एक स्प्रिंग लॉक का मोशन इमेजिन कर सकते हैं, टक 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 ऐसा। तो टू एंड फ्रो मोशन इज बेसिकली ऑसिलेशंस। बैक एंड फोर्थ भी इसको कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये इस तरह का अजीब सा बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो मोशन होगा ही क्यों? क्यों होगा ऐसा मोशन? इसको समझाने के लिए अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने रखूं और ऐसा कुछ करूं कि मान लेते हैं कि आपसे कहूं कि भाई ऐसा एक स्फेरिकल शेल है ना, ये एक स्फेरिकल शेल जैसा है और इस स्फेरिकल शेल के अंदर, इस स्फेरिकल शेल के अंदर एक छोटी सी बॉल है जो यहां पर है। ऑब्वियसली ये रेस्ट पर होगी, स्फेरिकल शेल रेस्ट पर है और ये बॉल यहां पर सबसे नीचे वाले लेवल पर बॉल है, छोटी सी बॉल है और रेस्ट पर है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है? क्या ये छोटा सा पार्टिकल, छोटी सी बॉल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, नेट फोर्स 0 है। बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर हम इसको मान लेते हैं डिस्टर्ब कर दें, मान लेते हैं इसको हल्का सा धक्का मार दें ऐसे, अगर हम इस बॉल को डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा? ये बॉल ऐसे 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 इसी पोजीशन के दोनों तरफ ये बॉल घूमेगी, यही होगा ना भाई। तो देखो इस पोजीशन को अगर मैं इस तरह से मार्क कर दूं और अब अगर आप इस बॉल को डिस्टर्ब कर दो, मान लेते हैं इस बॉल को खींच के यहां ले आओ, इस बॉल को खींच के आप यहां ले आओ और छोड़ दो इसको, और अब ऑब्जर्व करो कि क्या होने वाला है। तो आप जो ऑब्जर्व करोगे वो ये ऑब्जर्व करोगे, अब जो तुम देखोगे वो ये देखोगे कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी, है ना। ये इस तरीके से बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन बॉल करेगी, ऐसे 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 बॉल का मूवमेंट होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉल अपनी पुरानी पोजीशन को एक्वायर करना चाहती है। क्यों करना चाहती है एक्वायर भाई साहब पुरानी पोजीशन को? क्योंकि ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन पर बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम है। तो ये जो पोजीशन है ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन है, या दूसरे शब्दों में स्टेबल इक्विलिब्रियम। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर से तुम्हें समझ में आता है कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन होती है या पोजीशन होती है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, है ना। तो ये पहले इस स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन पर थी और खुश थी, अब आपने उसको जबरदस्ती डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो ये अपनी वापस इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन पर वापस लौटना चाहती है। हेंस क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑसिलेटरी मोशन, इन जनरल ऑसिलेटरी मोशन तब होगा जब हम किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो जब हम किसी का स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करेंगे तो जो मोशन इन्वॉल्व होगा दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। उस डिस्टर्बेंस के दौरान डिस्टर्ब करोगे कैसे डिस्टर्ब करोगे? यू विल इंपार्ट सर्टेन एनर्जी, आप सर्टेन एनर्जी दोगे, है ना। तो आपने इस बॉल को या तो ऐसे ही मान लेते हैं कि ऐसे इसको वेलोसिटी दे दी तो काइनेटिक एनर्जी दे दी, या आप इसको यहां ले आए तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ा दी। जो भी आपने किया, जब भी आपने किसी के सिस्टम को, इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब किया तो आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सिस्टम को प्रोवाइड कर दी। यही जो एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी है, दिस एनर्जी विल बी देन कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। अब होगा क्या? अगर कहीं कोई फ्रिक्शन या किसी भी तरह की चीज इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स डैम्पिंग नहीं है, अनडैम्प्ड
अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की मैं बात कर रहा हूं इस समय, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। अनडैम्प्ड, डैम्पिंग समझते हो? डैम्पिंग का मतलब है फ्रिक्शन वगैरह या नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो क्या करेंगे, वो एनर्जी को धीरे 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 नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर कोई भी फ्रिक्शन किसी भी तरह के डैम्प्ड फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है सिस्टम के अंदर, तो आपने जो एनर्जी दे दी है वो कहां जाएगी? वो तो ट्रैप हो गई ना, वो एनर्जी तो ट्रैप हो गई, वो अब एनर्जी जाएगी कहां? राइट? तो वही जो एनर्जी आपने दे दी है, उसी एनर्जी से सिस्टम इनडेफिनेटली ऑसिलेट करता रहेगा। इसको कहते हैं ऑसिलेशंस, इसको कहते हैं ऑसिलेशंस। क्या यहां तक समझ में आई बात? इसको कहते हैं ऑसिलेशंस। एंड हेंस हर ऑसिलेशन में एक पोजीशन होगी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी, एक पोजीशन होगी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी, जिसको हम अब एक नए नाम से पुकारेंगे, मीन पोजीशन। जिसको हम क्या नाम देंगे? मीन पोजीशन। सही है? जिसको हम नाम देंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, है ना। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जहां तक वो जा पा रही है, जहां जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, तो क्या इस पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है? क्योंकि अगर नहीं जीरो हुई होती, वेलोसिटी या स्पीड जीरो नहीं हुई होती, तो और ऊपर जाती, तो और ऊपर जाती। हेंस वो पोजीशंस जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, उन पोजीशंस को कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। उन पोजीशन को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो दूसरा शब्द जो हमारी दुनिया में आ रहा है वो है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन हमेशा दो होंगी, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन हमेशा दो होंगी, मीन पोजीशन ऑब्वियसली एक होगी। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब ऐसा ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ऐसा ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मान लें अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि भाई ऐसा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो लेट अस से ये एक ब्लॉक है, ये इस तरह से एक ब्लॉक है ना भाई। एंड लेट अस इमेजिन ये एक स्प्रिंग है, इधर एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग इस ब्लॉक से कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ब्लॉक का मास M है, और अभी एवरीथिंग इज एट रेस्ट, सब कुछ आराम फरमा रहा है इस समय, ठीक है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब आपने जबरदस्ती ब्लॉक को खींचा और छोड़ दिया, आपने जबरदस्ती ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया, तो क्या ये ब्लॉक भी ऐसे 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 ऑसिलेट करना शुरू करेगा? सेम रीजन, सेम लॉजिक, जो लॉजिक यहां दिए मैंने, वही लॉजिक यहां भी काम करेंगे। हेंस ये जो पोजीशन है ब्लॉक की, ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पर वो पहले था और काफी खुश था, ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी। जहां तक आपने ब्लॉक को खींचा है, ये पोजीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, और उतना ही ब्लॉक अंदर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। तो क्या फिर वही मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का खेल यहां भी आ गया? क्या ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, और क्या ये भी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन? बिल्कुल। और अब की बार ब्लॉक कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे चलेगा, है ना। दैट मीन्स दो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। एक एग्जाम्पल जिसमें इस पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा है जैसे किसी सर्कुलर आर्क पर चल रहा हो, इसको हम बोलेंगे एंगुलर ऑसिलेशन। और यहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसको हम बोलेंगे लीनियर ऑसिलेशन। दैट मीन्स ऑसिलेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर ऑसिलेशन, एंगुलर ऑसिलेशन। सही है भाई। तो ऑसिलेशंस दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑसिलेशंस की दो कैटेगरी हो सकती है, लीनियर ऑसिलेशन एंड एंगुलर ऑसिलेशन। लीनियर एंड एंगुलर, समझ में आना चाहिए। लीनियर ऑसिलेशन एंड एंगुलर ऑसिलेशन, है ना। लीनियर ऑसिलेशन क्योंकि मोशन दो प्रकार के हैं ना भाई, ट्रांसलेटरी मोशन है ना, काइंड ऑफ, या लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या कर्वी लीनियर मोशन। किसी पार्टिकल के अगर मोशन की बात करेंगे तो दो प्रकार के मोशन हो सकते हैं, या तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल सकता है या किसी कर्व में चल सकता है। तो करस्पॉन्डिंगली जब ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो जिस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है वो अगर लीनियर है, तो ऑब्वियसली लीनियर एसएचएम का एग्जाम्पल बनेगा, है ना। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ऑसिलेशन, नॉट एसएचएम, लीनियर ऑसिलेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ linear oscillation, right? And this is an example of angular oscillation. Angular oscillation. सही बात है भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। और अगर कोई डैम्पिंग नहीं है, जैसे कि मैंने कहा अनडैम्प्ड है, तो चूंकि डैम्पिंग नहीं है तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, और अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो हर बार उस ऑसिलेशन को होने में जो टाइम लगेगा वो भी कांस्टेंट होगा। हेंस मैं ऐसा कह सकता हूं कि अनडैम्प्ड जो ऑसिलेशंस होंगे,
अनडैम्प्ड जो ऑसिलेशंस होंगे वो पीरियोडिक हो जाएंगे, है ना। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पीरियोडिक हो जाएंगे, पीरियोडिक होने का मतलब है कि हर बार उस ऑसिलेशन को होने में जो टाइम लगेगा वो कांस्टेंट होगा, उसको ऑब्वियसली हम टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या समझ में आ रही बात? उसको ऑब्वियसली हम टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे पीरियोडिक ऑसिलेशंस को हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस बोल सकते हैं। हार्मोनिक शब्द से मतलब समझ में आ रहा है? हार्मनी, हार्मनी मतलब टाइम वाइज रिपीटेशन, टाइम वाइज रिपीटेशन। तो ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशंस को हम एक नया नाम दे सकते हैं, हार्मोनिक मोशन। तो एक नया नाम आ गया हमारी दुनिया में, हार्मोनिक मोशन। तो जब मैं हार्मोनिक मोशन बोलूंगा तो अंडरस्टूड ही है कि वो ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। हार्मोनिक मोशन मतलब क्या? मतलब कि इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं होगी। टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, किसी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं होगी। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा जी, तो अब हमारी स्टोरी ऑसिलेशन से आगे बढ़कर कहां पहुंच गई है? हार्मोनिक मोशन पर पहुंच गई है। चलिए जी, तो हमारी स्टोरी अब कहां आ गई है? हार्मोनिक मोशन पर आ गई है। हार्मोनिक मोशन हजारों करोड़ों तरह के हो सकते हैं, है ना। हार्मोनिक मोशन हजारों करोड़ों तरह के हो सकते हैं। फंडामेंटली तो ये भी दो ही प्रकार के हैं, लीनियर और एंगुलर। ये भी दो ही प्रकार के हैं, लीनियर और एंगुलर, लीनियर भाई और एंगुलर, है ना। फंडामेंटली तो ये भी दो ही प्रकार के हैं, लीनियर और एंगुलर, राइट। पर इक्वेशंस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारी तरह की कैटेगरीज के हो सकते हैं। उनमें से सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें, है ना, सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथमेटिकली काफी चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो सबसे इजी मैथमेटिक्स वाले अगर हम हार्मोनिक मोशन की बात करें तो उसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ऐसा समझिए कि इजीएस्ट हार्मोनिक मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको बस एक छोटी सी लाइन से समझा दूंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लेते हैं अगर हम लीनियर हार्मोनिक मोशन की बात करें, ये लीनियर हार्मोनिक मोशन है ना, एंड लेट अस इमेजिन कि ये वाली जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है सपोज, है ना, और इधर और उधर दोनों तरफ आपको एक्सट्रीम पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। ये लीनियर हार्मोनिक मोशन है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहां कहीं है, मान लेते हैं यहां कहीं है ना, और इस मोमेंट पर इस पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो दूरी है वो ये दूरी है मीन पोजीशन से, लेट अस इमेजिन ये, है ना। तो मीन पोजीशन से इस पार्टिकल की जो दूरी है, लेट अस इमेजिन वो डिस्टेंस है x, और x को हम एक वेक्टर की तरह अगर देख लें, इसको ओरिजिन जैसा मान लें मीन पोजीशन को, तो पार्टिकल की जो दूरी है वो है x, एंड लेट अस इमेजिन पार्टिकल राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड कहीं भी जा रहा है। तो समझना, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, मीन से इस एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो क्या पार्टिकल को डी एक्सेलरेट करना होगा, तभी तो एक्सट्रीम पर जाके रुकेगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है या स्पीड 0 है। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या इसको डी एक्सेलरेटेड मोशन शो करना चाहिए? नहीं तो रुकेगा कैसे? हेंस इस पर जो फोर्स लगना चाहिए वो लेफ्टवर्ड लगना चाहिए कि नहीं? हेंस इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लेफ्टवर्ड लग रहा होगा, ऐसे ये फोर्स दिखाया मैंने, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लेफ्टवर्ड लग रहा होगा। समझ में आती है बात? और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर तो रेस्ट पर आ गया, फिर एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ चलेगा, जब उल्टी जर्नी ट्रैवल करेगा, तो चूंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो क्या इसकी स्पीड बढ़ती जानी चाहिए और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। तो दैट मीन्स रिटर्न जर्नी में भी फोर्स लेफ्टवर्ड ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन के राइटवर्ड साइड में है तो फोर्स हमेशा लेफ्टवर्ड साइड में है, चाहे पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहा है चाहे एक्सट्रीम से मीन आ रहा है। सिमिलरली जब पार्टिकल इसके लेफ्ट साइड में है यहां, तो भी फोर्स राइट साइड में है। दैट मीन्स दोनों परिस्थिति में फोर्स मीन पोजीशन की तरफ गाइडेड है, दोनों ही परिस्थितियों में फोर्स मीन पोजीशन की तरफ गाइडेड है। दैट मीन्स हार्मोनिक मोशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, हार्मोनिक मोशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जो पार्टिकल पर फोर्स लगता हो, पार्टिकल पर जो फोर्स लगता हो, है ना भाई, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। पार्टिकल पर जो फोर्स लगता हो उसका यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इस कंडीशन को लेते हुए हजारों तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस मैं बना सकता हूं। उसमें से सबसे सिंपल फंक्शन अगर मैं बनाऊं,
सबसे सिंपल फंक्शन अगर मैं बनाऊं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। हेंस इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए सबसे आसान अगर मैं फंक्शन लिखूं तो वो फंक्शन होगा f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेयर के इज सम कांस्टेंट। क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? और क्या मैथमेटिकली बहुत ज्यादा आसान है। इसके अलावा बाकी फंक्शन जैसे एक्स की पावर 3 हो सकता है और भी फर्दर पावर हो सकते हैं, वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। हेंस एसएचएम क्या है? एसएचएम मैथमेटिकली सिंपलेस्ट रिलेशनशिप है। ऑसिलेशंस पैदा करने का सिंपलेस्ट मैथमेटिकल तरीका जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एसएचएम क्या है? एसएचएम सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीका है जिससे कि ये सारा खेल खेला जा सकता है। सिंपलेस्ट तरीका है जिससे कि ये खेल खेला जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से मेरी बात को बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। अब आ जाइए एसएचएम में एंटर करते हैं। आइए जरा देखिए, तो आ जाओ जरा देखो। तो भैया एसएचएम में ऐसा होगा कि क्योंकि मैं पहले एसएचएम भी दो प्रकार के होंगे, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो एसएचएम है ना, भी दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? लीनियर एसएचएम, और एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। ठीक, लीनियर एसएचएम का फंडामेंटल एग्जांपल होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। लीनियर एसएचएम का फंडामेंटल एग्जांपल, एकदम फंडामेंटल एग्जांपल होगा क्या? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो लीनियर एसएचएम फॉर एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। और दूसरा है जो हमारा एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम, उसका फंडामेंटल एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, ठीक। अच्छा जी, लीनियर एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, लीनियर एसएचएम को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये लीनियर एसएचएम हो रहा है ऐसा, ठीक है जी। मिडिल पोजीशन इज मीन पोजीशन और इधर उधर वाली पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये पोजीशन है मीन पोजीशन, ये पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पोजीशन भी है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है जी। ये लीनियर एसएचएम है। और एंगुलर एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। ये एंगुलर एसएचएम होगा इस प्रकार से, जैसे एक सिंपल पेंडुलम की कहानी होती है, ऐसे 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 ऐसे। यहां भी जो ये वाली पोजीशन होगी, सबसे नीचे वाली पोजीशन, ये होगी मीन पोजीशन, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी होगी एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो चूंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, राइट। तो मीन पोजीशन जो होगी उसकी पहचान क्या होगी? मीन पोजीशन की पहचान ये होगी कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ऐसा ही यहां भी, तो यहां भी एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जो कि 0 भी हो सकती है, आसान केसेस में 0 होगी, और थोड़ा सा अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ जाए तो मिनिमम होगी। तो मैं टू बी ऑन दी सेफर साइड मिनिमम लिख रहा हूं इसीलिए। और काइनेटिक एनर्जी दादा मैक्सिमम होगी, ठीक। दोनों ही केसेस में एसएचएम होने के लिए लीनियर एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्सेस और एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग टॉर्क की बात होगी। रीस्टोरिंग फोर्सेस और रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग शब्द क्या कह रहा है? ये रीस्टोरिंग शब्द कह रहा है कि भाई साहब ये फोर्स या टॉर्क रीस्टोर कराना चाहता है। क्या रीस्टोर कराना चाहता है? मीन पोजीशन को रीस्टोर कराना चाहता है। हेंस अगर मैं लीनियर एसएचएम की बात करता हूं और लीनियर एसएचएम में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ब्लॉक या बॉडी या पार्टिकल जो भी है, अगर वो यहां है और मीन पोजीशन से, अच्छा दोनों ही केसेस में पोजीशन का मेजरमेंट हमेशा ही मीन पोजीशन से होगा, तो पोजीशन हमेशा ही मीन पोजीशन से मेजर की जाएगी ऐसे। तो जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन मीन पोजीशन से ऐसे मेजर की जाएगी x, ये है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। और उधर की बात करें, अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें, तो यहां पर जो पोजीशन मेजर होगी वो एंगल के सेंस में मेजर होगी। तो मान लेते हैं कि ये एक इस तरह की वर्टिकल लाइन हमने खींची और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लेते हैं कि जैसे पार्टिकल यहां था, ऐसा ही यहां अगर कोई पार्टिकल है, तो जैसे यहां हम मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक वैसा ही वहां मीन पोजीशन से थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। मीन पोजीशन से थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले, तो जो यहां एक्स है वो वहां थीटा है, जो यहां एक्स है वो वहां थीटा है। समझ रहे हो? अच्छा जी, तो एसएचएम होने के लिए जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। ऐसे ये है रीस्टोरिंग फोर्स जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है भाई साहब? ये है रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आर लिखते हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। ऐसे ही यहां जो भी फिजिकलिटी होगी उस फिजिकलिटी से सिस्टम पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड, फोर्स लेफ्टवर्ड, ऐसे ही यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा होगा। तो क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे टॉर्क लग रहा होगा बॉडी पर, जिसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। कंपेयर करते जाओ, दोनों को कंपेयर करते जाओ और समझते जाओ, ठीक है जी। तो एसएचएम होने के लिए ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, मैंने पीछे बताया, दिस रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट के इनटू एक्स। दिस रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट के इनटू एक्स। ऐसे ही यहां भी ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, टाउ आर, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट सी इनटू थीटा, माइनस ऑफ सम कांस्टेंट सी इनटू थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। तो ये इन दोनों की फंडामेंटल इक्वेशंस बन रही हैं, ये इनकी क्वालिफाइंग या फंडामेंटल इक्वेशंस बन रही हैं, है ना। तो लीनियर एसएचएम होने के लिए मैथमेटिकल कंडीशन ये है, एंगुलर एसएचएम होने के लिए मैथमेटिकल कंडीशन ये है। और ये दो तरह के हमारे एसएचएम हैं, ये लीनियर की कहानी, वो एंगुलर की कहानी। ठीक, लीनियर को हमेशा ही विजुअलाइज किया जा सकता है, एज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और एंगुलर को हमेशा ही विजुअलाइज किया जा सकता है एज सिंपल पेंडुलम। अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है तो आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह विजुअलाइज कर रहा हूं तो जो टाइम पीरियड है दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, where m is the mass of the body and k is the force constant, t is equal to 2 by root m by k, सबको आता है। और ठीक इसी प्रकार से जब मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूंगा तो एंगुलर एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी जैसा होगा हमेशा ही, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी जैसा होगा हमेशा ही। यहाँ l क्या है? यहाँ ये जो लेंथ जैसी चीज है ये है l। तो आंख बंद करके हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी भी अगर एंगुलर एसएचएम हुआ तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी जैसा ही होगा। आपको हद से हद अगर कुछ ढूंढना पड़ सकता है तो वो l, लेंथ l क्या है उसको हम l इफेक्टिव कह सकते हैं। और ऐसे ही यहां हद से हद कुछ ढूंढना पड़ सकता है तो k की वैल्यू क्या है उसको हम k इफेक्टिव कह सकते हैं, है ना। तो मैं जनरलाइज कर दूं, अगर इन दोनों ही रिजल्ट्स को जनरलाइज कर दूं तो यहाँ l इफेक्टिव और ये g इफेक्टिव भी हो सकता है कभी कभी, यहाँ k इफेक्टिव। वो कैसे आएगा वो भी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे सारी बातें, पर पहले ये समझ लें कि लीनियर का मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k है और एंगुलर का मतलब है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g है। ठीक, अच्छा जी। अब देखिए और आगे देखिए। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल और ज्यादा आसान समझने में कौन है? लीनियर। तो हम ज्यादातर फंडामेंटल बातचीत लीनियर पर ही करते हैं, हेंस लीनियर एसएचएम को ही फंडामेंटल एसएचएम का एग्जाम्पल लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर एसएचएम को ही हम एसएचएम का फंडामेंटल एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़े अगर, तो लीनियर एसएचएम की ये जो इक्वेशन थी F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख के अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन ए वुड बी लाइक माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। वेक्टर भी लगा लेते हैं, चलो, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। और इस एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी और वी होता है डी एक्स बाई डी टी। तो मैं इसको डबल डेरिवेटिव फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, तो ये फॉर्मेट भी तुम्हें आना चाहिए कि यही इक्वेशन डबल डेरिवेटिव फॉर्मेट में डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम एक्स जैसी दिखाई देगी। डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम एक्स जैसी दिखाई देगी। ये जो के बाय एम है इसको मैं ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? वो इसलिए बोलूंगा क्योंकि एसएचएम ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है जिसको हम एसएचएम का सोल्यूशन बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ एसएचएम, जो कि इस फॉर्मेट का होता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ a क्या है?
एम्पलीट्यूड है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम के बराबर है। तो ओमेगा जो एस एच एम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रूट के बाय एम के बराबर है। पाई क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन और एक्सट्रीम के बीच का गैप होता है। तो एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एस एच एम का सोल्यूशन है, एस एच एम की इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऐसा कह सकता हूं मैं। एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एस एच एम की इक्वेशन का सोल्यूशन है, ओमेगा की वैल्यू है रूट के बाय एम। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, तो x को डिफरेंशिएट करूं अगर मैं, तो मुझे वेलोसिटी या स्पीड v मिलेगी। हेंस v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कॉस थीटा को हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो v को ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लें तो हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, और वो है कि v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस एक्सप्रेशन से हम किसी भी मोमेंट पर स्पीड वगैरह बता सकते हैं। तो ये जो लिखा है ये है v टाइम के फंक्शन में, और ये जो लिखा है ये v x के फंक्शन में। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हमें स्पीड का पता चलेगा। जैसे x बराबर a बाई 2 पोजीशन पर क्या स्पीड होगी, रख दो x को a बाई 2, x बराबर a बाई रूट 2 पर क्या पोजीशन होगी, रख दो a बाई रूट 2, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सही है जी। तो इस प्रकार से कहानियों को कहा जा सकता है। अच्छा जी, ये जो आ रहा है फाई और ये जो साइन के अंदर आ रहा है इसको बोलते हैं फेज। साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फेज। तो ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है, ये पूरी जो चीज है, ये पूरी जो चीज है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फेज कहा जाता है, फेज। और फाई जो है इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का क्या मतलब है, इनिशियल फेज का मतलब है फेज की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का क्या मतलब है, फेज की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक, फेज क्या चीज होती है, फेज एक तरह के एंगल जैसा होता है। इसको समझने के लिए हमें एक और इमेजिनेशन करना होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है तो थोड़ा ध्यान से देखना इधर। अगर मैं इमेजिन करूं कि ये कोई सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस है a, ये कोई सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस है a। ठीक है भाई, इस सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस है a, और इस सर्किल पर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस सर्किल पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान लेते हैं, पहले तो मैं इसके एक्सेस एक्सेस टाइप की बना दूं, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये रहा सर्किल का सेंटर, और कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस सर्किल पर कर रहा है। मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल यहां था, ये पार्टिकल की पोजीशन थी t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, और सर्किल और वो पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट किसी कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। रेडियस जो है सर्किल का वो है a, रेडियस जो है सर्किल का वो है a। ठीक, तो सर्किल का जो रेडियस है, ऐसे रेडियस को समझ लें, तो सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस है a। ठीक, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो पोजीशन थी। ठीक है भाई, सब बहुत ही बढ़िया बात हुई। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल महाराज थे वो यहां थे, इस जगह पर थे, और t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं, इसको अगर हम x एक्सेस या रेफरेंस लाइन जैसा कहें, तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर जो एंगल बन रहा था इस रेफरेंस लाइन के साथ वो एंगल था, मान लेते हैं फाई। क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो t टाइम में कितना एडिशनल एंगल घूम जाएगा, ओमेगा t। हेंस किसी t टाइम पर अगर पार्टिकल यहां कहीं आ गया है, ये t टाइम है, और पार्टिकल अगर किसी t टाइम पर यहां कहीं आ गया है, तो उस t टाइम पर पार्टिकल की ये सिचुएशन रही होगी, और उस t टाइम पर पार्टिकल जो एंगल बनाएगा, उस t टाइम पर पार्टिकल जो रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, वो एंगल अगर हम निकालें, उस t टाइम पर पार्टिकल रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, ये वो एंगल अगर हम निकालें, तो क्या वो एंगल होगा फाई प्लस ओमेगा टी। देखो वो एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा फाई प्लस ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात है।
अब अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि यहां पर एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है, और इस पार्टिकल की शेडो जो इस स्क्रीन पर गिरेगी, इसको एक स्क्रीन की तरह इमेजिन करें, इस पार्टिकल की शेडो इस स्क्रीन पर गिरेगी, उस शेडो को अगर हम समझें, है ना, उस शेडो को अगर हम समझें, तो इस पार्टिकल की शेडो कहां गिरेगी, यहां कहीं गिरेगी, और वो जो शेडो का जहां फुट गिरेगा, उस फुट की पोजीशन सेंटर से अगर मैं निकालूं, उस फुट की पोजीशन सेंटर से, यहां सेंटर से वो जो फुट गिरा है उसकी पोजीशन अगर मैं निकालूं, ये अगर मैं निकालूं, तो बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस सर्किल का रेडियस ए है भाई साहब, तो इस सर्किल का रेडियस ए है, इस सर्किल का रेडियस ए है, और ये एंगल है फाइव प्लस ओमेगा टी। हेंस ट्रिग्नोमेट्री अगर अपन लगाते हैं तो इसकी जो पोजीशन आएगी, है ना, इसकी जो पोजीशन आएगी, ये आएगी ए साइन फाइव प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो ये फाइव प्लस ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल हो गया फाइव प्लस ओमेगा टी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। हेंस ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन वुड बी गिवन बाय, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन वुड बी गिवन बाय, दिस पोजीशन वुड बी गिवन बाय, अगर इस पोजीशन को अगर हम x बोल दें, मान लेते हैं, तो दिस पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये तो वही इक्वेशन है जो अभी मैंने पीछे लिखी थी? ये तो वही इक्वेशन है जो मैंने पीछे लिखी थी, ये तो वही इक्वेशन है जो मैंने पीछे लिखी थी, है ना? दैट मीन्स क्या हम हर हर सर्कुलर मोशन की शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी? क्या ऐसा कह सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की शेडो क्या कर रही होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी। अगर हम ऐसा सोचें तो फिर फाई क्या है, ओमेगा क्या है, ये सब बातें हमें समझ में आ जाएंगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सर्कुलर मोशन की शेडो है एसएचएम, है ना, है ना, तो हमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम इज शेडो शेडो ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शेडो या प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन वन ऑफ द एक्सिस। किसी एक्सिस पर अगर हम शेडो लेते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा, या सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसा भी सोचा जा सकता है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। अब चूंकि एंगल वेंगल की बात हो ही गई है, तो क्या क्या स्टैंडर्ड जो एंगल है हमारे 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, उनको अगर हम सोचें, और इस सिचुएशन को, ये जो मैंने रेड कलर से एक्स लाइन दिखाई है, इसको अगर मैं लीनियर एसेसमेंट की बात हो रही है ना भाई, इस रेड लाइन, एक्स वाली रेड लाइन को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, है ना, और दोनों को करस्पॉन्ड करूं, तो देखते जाना जरा, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना, ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक, फिर ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन ईपी डैश, तो ये रही एक्सट्रीम पोजीशन ईपी डैश। ध्यान से समझना, पार्टिकल सर्किल पर यहां से यहां गया, शेडो मीन से यहां आई, पार्टिकल सर्किल पर यहां से यहां गया, शेडो यहां से यहां आई, मतलब यहां से यहां आई, पार्टिकल सर्किल पर यहां से यहां गया, शेडो यहां से यहां गई, और पार्टिकल सर्किल पर यहां से यहां आया, शेडो यहां से यहां आ गई। दोनों को सिंक्रोनाइज करो। अगर आप दोनों को सिंक्रोनाइज कर लोगे तो फिर इस लाइन पर जो कुछ लोकेशंस होंगी, उनके फेज समझने में बहुत आसानी होगी, उनके फेज समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे मीन और एक्सट्रीम के बीच का गैप तो एम्पलीट्यूड होता ही हम जानते हैं। हेंस यहां पर a/2 करके एक पॉइंट आएगा, a/2 करके एक पॉइंट आएगा, जो कि इस डायग्राम में अगर हम समझेंगे तो कितने फेस पर होगा? 30 डिग्री फेस पर होगा, ऐसे जाते समय 30 डिग्री फेस पर होगा, है ना भाई। हेंस a/2 जो लोकेशन है, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसे जाता है तो कितना फेज चल लिया? π/6। समझो मेरी बात को। ऐसे ही a/√2, और आगे एक लोकेशन आएगी a/√2। हेंस अगर कोई यहां से a/√2 तक जाता है तो कितना फेज चल लिया? π/4। ऐसे ही √3a/2, √3a/2, तो कोई मीन पोजीशन से √3a/2 तक अगर आ गया तो कितना फेज चल लिया? π/3, 60 डिग्री, एंड सो ऑन, है ना।
हेंस पार्टिकल सर्किल पर अगर चल इस एसएचएम में अगर चलता है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर क्या फेज बनेंगे, क्या हम उसको इमेजिन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हेंस फेज और लोकेशन को आपस में बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। पूरे एसएचएम में अगर कोई थोड़ा भी गहरा कंसेप्ट है तो बस वो यही है। फेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई तो आपको एडवांस में तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, है ना। मेंस में भी हो गई होगा, क्योंकि यही एकमात्र कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर कोई अच्छा कंसेप्ट है जिस पर कुछ पूछा जाता है या कुछ आपसे बनवाया जा सकता है तो वो फेज है और कुछ भी नहीं उसके अलावा, वो फेज है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूं आपसे कि भाई देखना और समझना कि ये है मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, मैं यहां पर एक पोजीशन दिखाता हूं और पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, और ये पोजीशन है a/√2 ऐसा, ठीक। अच्छा जी, सिमिलरली मैं यहां एक पोजीशन दिखाता हूं, यहां कहीं ये है a/2, इनफैक्ट -a/2, और पार्टिकल यहां है और इधर जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों पोजीशंस के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस। तो तुम्हें जो करना है वो केवल इतना करना है कि ये पार्टिकल ऐसे गया होगा, अभी कितने फेज पर था, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री का फेज और चलेगा तब यहां पहुंचेगा। तो यहां से यहां तक कितना फेज चला, 45 डिग्री, लिखते जाओ π/4, π/4 कहां, यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक जाएगा तो कितना फेज और चलेगा, π/2, लिखते जाओ, प्लस π/2 लिखते जाओ। फिर यहां से यहां जाएगा, ये a/2 पोजीशन है, कितना फेज चलेगा, 30 डिग्री, π/6 प्लस π/6। क्या ये इन दोनों पोजीशंस के बीच का फेज डिफरेंस आ गया, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई क्या, π/4 प्लस π/2 प्लस π/6, जोड़ दो सबको, दैट इज द फेज डिफरेंस। पहला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंट पोजीशंस देके उनके बीच में फेज का डिफरेंस, फेज का अंतर पूछ सकता हूं या एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर इसी से लगी हुई दूसरी चीज है जो और ज्यादा कॉमन है पूछी जाने में, टाइम। हम इस बात का फायदा उठाएंगे कि चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बराबर एंगल बराबर समय में बनते हैं। हेंस एक पूरा चक्कर लगाने में अगर समय टी लगता है, एक पूरा चक्कर लगाने में अगर समय टी लगता है तो फाई एंगल काटने में कितना समय लगेगा, t/2π इंटू फाई इन रेडियंस। हेंस फाई फेज ट्रैवल करने में जो समय लगेगा दैट वुड बी गिवन बाय दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाई फेज चलने में जो समय लगेगा वो ये समय होगा, फाई फेज चलने में जो समय लगेगा वो ये समय होगा, है ना। दैट मीन्स अगर मैं π/6 फेज की बात करूं तो π/6 फेज को चलने में कितना समय लगेगा, यहां π/6 रख देते हैं, t/12, ठीक है। π/4 फेज को चलने में कितना समय लगेगा, यहां t/4 रख देते हैं, t/8। π/3 फेज चलने में कितना समय लगेगा, यहां π/3 रख देते हैं, t/6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये एकदम टिप्स पर होने चाहिए। π/2 फेज चलने में कितना समय लगेगा, तो π/2 फेज चलने में कितना समय लगेगा, π/2 रख देते हैं, t/4। वैसे भी ये 1/4 साइकिल है, π/2 90 डिग्री फेज मतलब 1/4 साइकिल, तो t/4 लगेगा, है ना। पाई फेज चलने में कितना समय लगेगा, पाई फेज चलने में t/2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के करस्पॉन्डिंग जो टाइम होंगे क्या वो बहुत आराम से निकाले जा सकते हैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो दो कंसेप्ट दिए मैंने आपको। पहले तो मैंने फेज कैलकुलेशन सिखाया कि फेज कैलकुलेशन कैसे की जाती है, फेज कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो सिखाया आपको, और फिर उस फेज कैलकुलेशन से टाइम कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं वो सिखाया। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इन पर खूब मजे से बन जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं जो बन जाते हैं, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। जरा सी भी आपको कष्ट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, हम यहां से भी बाहर आ जाते हैं यहां से बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी एनर्जी की बात कर लें, अगर थोड़ी सी बातचीत अगर हम एनर्जी की कर लें, है ना, एनर्जी का डिस्कशन कर लें। एनर्जी तो दो प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा जी, और अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि दो तरह के पैरामीटर्स हैं, टाइम और पोजीशन, टाइम और पोजीशन, है ना।
टाइम और पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं टाइम के टर्म्स में लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर है, और वी को लिखने के दो तरीके हैं, टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पोजीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर टाइम के टर्म्स में लिखें तो अभी हमने वी का टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेशन निकाला था पीछे ये रहा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। समझ में आती है बात? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम ये हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने पीछे समझा था कि ओमेगा जो है, ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की जो वैल्यू है, कहाँ समझा था? यहां समझा था, है ना, यहां समझा था। ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है? ओमेगा की जो वैल्यू भाई साहब वो है रूट के बाय एम। तो चूंकि ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम है तो यहां ओमेगा को मैं रूट के बाय एम की तरह अगर देखूं तो क्या ओमेगा स्क्वायर एम के बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम के बन जाएगा। और क्या यही चीज और आसान भाषा में हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 की तरह देखी जा सकती है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 की तरह देखी जा सकती है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ फॉर्मूला है या वेरिएशन है? काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन विद टाइम। इसको ग्राफिकली देखोगे तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ आएगा। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? कॉस स्क्वायर का ग्राफ आएगा। एक चीज हुई, ठीक, बहुत बढ़िया। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर जैसी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स ऑब्वियसली ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, हेंस रख दें अगर तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे लिखेंगे अपन। हेंस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेंगे तो कैसा बनेगा? साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। किसी भी टी टाइम पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दें तो क्या आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी किसी भी टी टाइम पर। हेंस इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो किसी भी टी टाइम पर अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं विच इज ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी टी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं जोड़ के लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 जो कि 1 देगा। हेंस टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ के ए स्क्वायर, जो कि टाइम के साथ नहीं बदल रही है, टाइम के साथ नहीं बदल रही है। सही है? अच्छा जी, इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से, चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर फंक्शन और साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, एवरेज वैल्यू हाफ होती है। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूरे मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या होगी वो निकालें और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या होगी वो निकालें तो ये दोनों ही आपस में बराबर आएंगी। और ये 1/2 आने की वजह से 1/4 के ए स्क्वायर 1/4 के ए स्क्वायर बनेगा। ये भी समझ लें, कभी कभी वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर द एंटायर मोशन। 1/4 के स्क्वायर, 1/4 के स्क्वायर कैसे आया? कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो ये तो मैंने टाइम के फंक्शंस में लिखे हैं, ये भी मैंने कैसे लिखे हैं? टाइम के फंक्शंस में लिखा है इन चीजों को। और अब इन चीजों को मैं पोजीशन के फंक्शंस में लिखूंगा, इन दोनों ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अब मैं पोजीशन के फंक्शन में लिखूंगा। तो पोजीशन के फंक्शन में देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू जो भी पीछे निकाली थी ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख रहा हूं। तो ये क्या बनेगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही जी, एम ओमेगा स्क्वायर के है, हेंस दिस इज देन फर्दर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस पार्टिकल किसी भी पोजीशन पर हो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन बाय हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, सिमिलरली किसी भी पोजीशन एक्स पर अगर पार्टिकल है
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। फिर दोनों को जोड़ के अगर टोटल एनर्जी लिखने की कोशिश की जाए, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से लिखी जाएगी, तो क्या फिर हम प्रूव कर देंगे कि टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर आ रही है। एंड इट इज नॉट वेरिंग विद पोजीशन, पोजीशन के साथ टोटल एनर्जी वेरी नहीं कर रही है, हाफ के स्क्वायर आ रही है। यहां अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचना चाहें, है ना, तो पैराबोलिक ग्राफ आएंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचोगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा ग्राफ है। तो ये ग्राफ कॉमन है इसलिए मैं बना रहा हूं। तो अगर हम एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचते हैं, एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ पैराबोलिक नेचर के आएंगे, ग्राफ पैराबोलिक नेचर के आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है भाई, ऐसा। तो ग्राफ पैराबोलिक नेचर के आते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है भाई। हेंस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर मैं खींचता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। ये येलो कलर से जो दिखा है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर खींचता हूं तो वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचता हूं तो ऐसा आएगा। ठीक है भाई। और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचूं अगर मैं, तो वो भी पैराबोला आएगा, इन्वर्टेड पैराबोला आएगा। और उसको ड्रॉ करने के लिए, है ना, ये प्लस ए माइनस ए की लोकेशंस मैंने ड्रॉ करके दिखाई। दिस इज पॉजिटिव वाला एम्पलीट्यूड प्लस ए एंड दिस इज नेगेटिव वाला लोकेशन माइनस ए। ग्राफ खींचा जा रहा है बिटवीन, ये है पोजीशन एक्स और यहां पर रखी जा रही है एनर्जी, जो कि टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल तीन प्रकार की है ना, जिसमें से ग्रीन वाला जो ग्राफ है, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये है टोटल एनर्जी का जो कि कांस्टेंट है। येलो वाला जो ग्राफ है ये है पोटेंशियल एनर्जी का, ये है पोटेंशियल एनर्जी का। और अब तीसरा जो ग्राफ मैं खींचने वाला हूं ऑरेंज कलर से, तीसरा जो ग्राफ मैं खींचने वाला हूं वो है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। हेंस काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है और मीन पोजीशन पर हाईएस्ट है। ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। हेंस ये जो ग्राफ मैंने खींचा है ये किसका है, ये काइनेटिक एनर्जी का। क्या इस ग्राफ को देखकर आपको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है? आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर है ना। और वो पॉइंट है a/√2 प्लस माइनस, हेंस a/√2 प्लस का और ऐसे ही माइनस का a/√2 विच इज 45 डिग्री फेज। तो याद रखना है 45 डिग्री फेज पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होती हैं। π/4 फेज और इसी प्रकार से रिपीटेडली वो अलग अलग जगह पर जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती हैं। एक चीज, ठीक। दूसरी बात, अगर दो पार्टिकल हैं जो एसएचएम कर रहे हैं, सेम लाइन पर एसएचएम कर रहे हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, ये भी बहुत कॉमन एरिया है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। टू पार्टिकल्स having phase difference phi and undergoing similar SHM, तो बाकी सब कुछ एक जैसा है, केवल उनके फेज अलग अलग है। अंडरगोइंग सिमिलर SHM, तो दो पार्टिकल हैं जो एक ही उस पर SHM कर रहे हैं, कुछ ऐसे उनका फेज अलग अलग है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस की दो सिचुएशंस होंगी। मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों पार्टिकल के बीच में है 0, क्योंकि वो बहुत बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस तो दोनों भाइयों के बीच में है 0। मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, तो इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 2a sin phi/2। इनके बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस है या मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 2a sin phi/2। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी इस पर सीधा क्वेश्चन खासकर मैक्सिमम डिस्टेंस पर पूछ सकता है। तो दो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस फाई का है ना भाई, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस के फंडे, कितना मिनिमम डिस्टेंस कितना मैक्सिमम डिस्टेंस,
की कहानियां वो आपसे पूछ सकता है ना भाई, कहानियां आपसे पूछ सकता है। ठीक, ठीक बात है। अच्छा जी, अब अगर हम स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस की तरफ चलें, स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, तो हम जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल दो तरह के स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन क्योंकि उसकी जरूरत पड़ जाती है हमें, तो सीरीज में स्प्रिंग का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लीनियरली एडअप हो जाता है। नहीं, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन कैपेसिटर जैसे होते हैं, तो पैरेलल में लीनियरली एडअप हो जाता है और सीरीज में वो 1 बाय करके एडअप होता है। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर स्प्रिंग का है तो 1/k इफेक्टिव या k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, अगर 3 है मान लेते हैं, प्लस 1/k3। जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, तो जैसे रेजिस्टेंसेस, क्या दिमाग में रखना है, तो जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ते हैं वैसे ही स्प्रिंग सीरीज में जुड़ती हैं। जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ते हैं वैसे ही रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ती हैं। और पैरेलल में स्प्रिंग्स कैसे जुड़ेंगी, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ेंगे। हेंस के इक्वलेंट वुड बी इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, है ना। के इक्वलेंट वुड बी इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3। सही है जी। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल का और ये हो जाएगा हमारा सीरीज का। जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चंस वगैरह में इन चीजों की हमें आवश्यकता या जरूरत पड़ सकती है। ठीक, क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पर और आवश्यकता पड़ जाती है। चलिए जी, तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें टाइम पीरियड वगैरह वगैरह कैलकुलेशंस करने हो, वो भी हम पीवाईक्यूज देखेंगे और फिर उन एग्जांपल्स को भी देखेंगे पीवाईक्यू देखने के बाद। ठीक, तो यहाँ तक हमने अब एसएचएम की बेसिक थ्योरी पढ़ ली है और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चन फेस पर बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम पीरियड पर बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे प्रूव करवाएंगे कि प्रूव कर दो कि ये एसएचएम है वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि भी पीवाईक्यू देखेंगे तो समझेंगे। इससे आगे अगर बढ़ जाएं तो फिर अगली जो चीज है, क्योंकि अपन पहले माइंड में पूरा कवर कर लें, तो अगली जो चीज है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम का क्या मतलब है भैया? जो सिंपल पेंडुलम थी, उस सिंपल पेंडुलम में हमने एक मासलेस धागे से एक पार्टिकल को बांधा हुआ था, तो मास केवल पार्टिकल के पास था। फिजिकल पेंडुलम में हम एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये कोई रिजिड बॉडी है ना। जैसे कोई बुक ले लें हम और बुक के एक एंड को पकड़ के और अब उसको डिस्टर्ब कर दें तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। या ये मैं पेन ले लेता हूँ, इसके एक एंड को हिंज करके अब मैं अगर इसको छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। इसको कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं। ठीक, तो ये कोई रिजिड बॉडी है। क्या है ये? रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। तो दिस इज अ रिजिड बॉडी और इस रिजिड बॉडी को किसी पॉइंट पर हिंज कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये रिजिड बॉडी और मान लेते हैं इस रिजिड बॉडी को इस जगह पर ऐसे हिंज कर दिया गया है और ये इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो जब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगी, अभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट के ठीक नीचे होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट के ठीक नीचे, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, तो सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट के ठीक नीचे लाई करेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, तभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का टॉर्क इस एक्सेस के अबाउट 0 आएगा। ये होगा सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, है ना। एंड दिस इज हिंज पॉइंट। वो जो ऊपर दिखाया है वो क्या चीज है? दैट इज द हिंज पॉइंट या सस्पेंशन पॉइंट। हिंज पॉइंट या सस्पेंशन पॉइंट, हिंज और सस्पेंशन पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट, हिंज पॉइंट या सस्पेंशन पॉइंट, समझ में आना चाहिए। और मान लेते हैं कि हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच जो दूरी है वो है L। मान लेते हैं दोनों के बीच में जो दूरी है वो है L। और अब अगर मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। समझ रहे हो? ये कुछ इस प्रकार से ऑसिलेट करेगी। तो मन में सोचो कि अगर इस पूरे सिस्टम को ऐसे थीटा एंगल पर डेविएट कर दिया, मैंने इस पूरे सिस्टम को ऐसे थीटा एंगल पर डेविएट कर दिया, ऐसे थीटा एंगल पर डेविएट कर दिया, तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, उसका एक टॉर्क आएगा mgl sin थीटा, जो कि रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करेगा। तो डेविएट करने के बाद या डिस्टर्ब करने के बाद एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा विच वुड बी mgl sin थीटा, एंड दिस रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू
इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। ऑब्वियसली एंगुलर जैसा है इसीलिए हमें टॉर्क की बात करनी पड़ रही है, लीनियर तो है नहीं, ये एंगुलर जैसा है इसीलिए टॉर्क की बात करनी पड़ रही है। ये हम जानते हैं कि एंगल छोटे होने चाहिए, उधर भी लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट छोटे होने चाहिए, तभी फोर्स लीनियर आता है। हेंस फॉर स्मॉल एंगल थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर थीटा एंगल छोटा हो जाए तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, और अब क्या आएगा, अब आएगा एम जी एल थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां से अगर मैं अल्फा को देखूं तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल बाय आई इंटू थीटा, और अल्फा इज बेसिकली डी टू थीटा बाय डी टी टू, डी टू थीटा बाय डी टी टू। तो क्या एस एच एम की कंडीशन फुलफिल होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे डी टू एक्स बाई डी टी टू वाली कंडीशन आई थी पीछे, बस वो लीनियर में थी, ये एंगुलर में है। माइनस का साइन क्यों नहीं दिख रहा है सर यहाँ पर? माइनस का साइन इसलिए नहीं दिख रहा है बेटा क्योंकि अपन ने वेक्टर में नहीं लिखा है इक्वेशंस को। अगर हम वेक्टर में लिखेंगे इक्वेशन तो ही माइनस का साइन आएगा। अभी हमने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमने इसको डिस्टर्बेंस क्लॉकवाइज दिया तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और अगर हमने इसको डिस्टर्बेंस एंटी क्लॉकवाइज दिया तो टॉर्क ग्रेविटी का टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा। ये हमें पता है, ये हम जानते हैं, तो इसीलिए हमने केवल मैग्नीट्यूड की इक्वेशंस लिखी, केवल मैग्नीट्यूड की इक्वेशंस लिखी। यहां तक समझ में आनी चाहिए बात। इसको भी, इस इक्वेशन को भी अगर हमें देखूं तो इसको अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके, है ना, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर अगर हम करें तो ओमेगा की जो वैल्यू है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू है, क्या वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है अंडर रूट ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाय आई, है ना, और टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। हेंस देयरफॉर टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। क्या ये इस कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक तरह का रिजल्ट है? बिल्कुल है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम जी एल, है ना। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे, तो एक फॉर्मूला और जुड़ गया, बेसिकली ये हुआ, एक फॉर्मूला और एड अप हो गया सिंपल पेंडुलम की जगह पर। अगर फिजिकल पेंडुलम की बात हो रही है, फिजिकल पेंडुलम की बात अगर हो रही है तो फिजिकल पेंडुलम के लिए ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया है। इतना समझ में आता है। अच्छा जी, फिर रोटेशन चैप्टर में एक शब्द होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है के, अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर लिखें, और ये एक्सिस इसके पैरेलल अगर है, तो क्या फिर इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई कैन राइट आई एज एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। सोचो और समझो, अगर हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अबाउट लिखना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट ही लिखना है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास के का रेडियस ऑफ गायरेशन के पता है या गिवन है, और हम ऊपर हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, तो क्या हम एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। और उस आई की वैल्यू को अगर मैं उठा के यहां रख दूं, रख सकता हूं, उस आई की वैल्यू को यहां रख दूं, तो एम कॉमन आके कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या दिखेगा आपको? अब दिखेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय जी एल। नीचे जो एल है उसको भी अगर ऊपर ले जाएं, तो फिर टाइम पीरियड का हमें एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर में दिखेगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय एल डिवाइडेड बाय जी। ऐसा इसलिए लिखा है मैंने सो दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कन्वे कर सकूं, और वो ये है कि अगर हम एक गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं जिसका मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के फिक्स्ड है, तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड हो जाता है। अगर हम एक गिवन सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं जिसकी लेंथ मुझे पता है, तो उसका टाइम पीरियड टी 0 2 पाई रूट एल बाई जे फिक्स हो जाता है।
है ना। दैट मीन्स फिजिकल जो सिचुएशंस होती हैं, जो ऑसिलेशन कर रही हैं, उनका टाइम पीरियड उनकी उनकी फिजिकलिटी से फिक्स हो जाता है, सही बात है। पर यहां फिजिकल पेंडुलम में जो मजेदार चीज हो रही है, जिस वजह से फिजिकल पेंडुलम को पढ़ा जा रहा है, जिस वजह से फिजिकल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं, वो ये है भाई साहब, वो ये है भाई साहब कि एक गिवन रिजिड बॉडी अगर मैं आपको दे दूं, एक गिवन रिजिड बॉडी जैसे कि पेन अगर मैं आपको दे दूं, तो इस पेन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हिंज करके अगर हम ऑसिलेट कराएं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स आएंगे। दैट मीन्स बदमाश है ये एल। दैट मीन्स जो जिसको बदला जा सकता है आसानी से वो है एल। एल को बदलकर हम उसी रिजिड बॉडी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के ऑसिलेशंस इमेजिन कर सकते हैं या उससे ऑसिलेशंस करवा सकते हैं। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है? क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हेंस एक रिजिड बॉडी का या एक फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक तरह से वेरिएबल है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन hinge location, it depends upon suspension point, and you can choose on suspending the same body by different suspension point and have different time periods, the point। ठीक है, अब अगर different time periods हो रहे हैं तो naturally अगला मेरा इंटरेस्ट ये है कि उन टाइम पीरियड्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू को तो हम यूं ही ऐसे ही फिजिकली समझ सकते हैं कि अगर हम हिंज पॉइंट को सेंटर ऑफ मास पर ले आए, अगर मैं इस पेन को इसके सेंटर ऑफ मास से ही हिंज कर दूं और अब अगर इसको डिस्टर्ब करूं तो ये कतई ऑसिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहे थे ना, और तुमने सेंटर ऑफ मास पर ही हिंज कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस अब हिंज से पास हो रहे हैं, उनका कोई टॉर्क नहीं आ रहा है। तो अगर हम किसी रिजिड बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर ही हिंज कर दें तो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा ही नहीं और बॉडी ऑसिलेट करेगी ही नहीं। बॉडी ऑसिलेट नहीं कर रही है, इस बात को थोड़े खराब भाषा में या टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नहीं नहीं नहीं, ऑसिलेट तो कर रही है पर उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। एक ही बात हुई ना, मैंने तुमसे कोई काम कहा, ये काम कर दो, और तुमने कहा हाँ 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 कर दूंगा, पर टाइम लगेगा इनफाइनाइट, तो मैं यही तो समझूंगा ना कि मैं नहीं करोगे नहीं करना है तुम्हें ना, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड किसी भी फिजिकल पेंडुलम का तो हमेशा ही फिक्स्ड है और वो है इनफाइनाइट, और वो तब होगा जब हिंज पॉइंट सेंटर ऑफ मास पर आएगा। ये सारी बातों को हम यहां फिर से जरा दर्ज करें तो ये कहा मैंने कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय l डिवाइडेड बाय g को अगर टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम के फॉर्मूले की तरह देखा जाए भाई साहब, की तरह देखा जाए भाई साहब, तो टाइम पीरियड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है इनफाइनाइट, और ऐसा तब होगा व्हेन बॉडी इज हिंज्ड एट सेंटर ऑफ मास, व्हेन बॉडी इज हिंज्ड एट सेंटर ऑफ मास, है ना। व्हेन बॉडी इज हिंज्ड एट सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स एल बिकम्स 0। ये बात है, दैट मीन्स दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में अगर यही चीज दूसरी भाषा में कहें तो बेसिकली मतलब है L बिकम्स 0, L बिकम्स 0, तब होगा टाइम पीरियड इनफाइनाइट, जो कि टाइम पीरियड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बनेगी, जो कि टाइम पीरियड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बनेगी। मिनिमम टाइम पीरियड मिनिमम टाइम पीरियड टी मिनिमम के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, कैलकुलस का इस्तेमाल करो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दूं तो मुझे ये मिलेगा कि मिनिमम टाइम पीरियड तब बनता है जब एल का वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो मिनिमम टाइम पीरियड तब बनता है जब एल का वैल्यू के बराबर आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्हेन बॉडी इज हिंज्ड at a point is hinged, when the body is hinged at a point, when body is hinged at a point whose distance from center of mass is equal to radius of gyration, is hinged at a point which is at a distance k, which is at a distance k from center of mass।
विच इज एट अ डिस्टेंस के इज रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। यहां तक समझ में आना चाहिए। और अब एल का वैल्यू के इसमें रख दें, अगर हम यहां रख दें तो ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k² बाय के, एक के कट जाएगा 2k बाई जी। हेंस मिनिमम टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब? मिनिमम टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ रही है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाय जी। ये मिनिमम टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है। मैं आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भैया मेरे पास एक डिस्क है, बताओ इसको फिजिकल पेंडुलम की तरह सस्पेंड करना है, इसका मिनिमम टाइम पीरियड बताओ। सीधे सीधे पूछूंगा, सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना? तो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह के क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं और आपसे करवा सकता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कोई जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये फिजिकल पेंडुलम की स्टोरी, फिजिकल पेंडुलम की कहानी थी। बिल्कुल आखिरी में अब हम आ गए हैं, लास्ट आखिरी चीज, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। आखिरी चीज जिसके साथ ये थ्योरी वाला एरिया खत्म हो जाएगा हमारा। हमने पूरा कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट ब्रशअप कर लिए। और आखिरी चीज है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। लास्ट जो चीज समझने की है दैट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक, सुपरपोजिशन फंडा बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है हमारे लिए, कम से कम, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो सुपरपोजिशन की मदद से ही करते हैं, है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पर यहां हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम इन जनरल नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल कोहेरेंट एसएचएम के सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। कोहेरेंट एसएचएम क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो ध्यान से समझ लेना, हम इन जनरल सुपरपोजिशन, वो तो हमारी औकात के ही बाहर है। हम इन जनरल सुपरपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं एसएचएम का। हम केवल जिस एसएचएम का सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स एसएचएम, दैट मीन्स हम जिनके सुपरपोजिशन करेंगे वो होंगे एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनको क्या कहेंगे? कोहेरेंट एसएचएम कहेंगे। वैसे तो ये शब्द वेव्स चैप्टर में आता है, पर अभी से ही समझ लें तो आगे भी कष्ट नहीं होगा। कोहेरेंट, जिनको क्या कहेंगे? कोहेरेंट। तो प्लीज रिमेंबर, वी आर स्टडिंग सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट एसएचएम। कोहेरेंट, सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट एसएचएम। कोहेरेंट शब्द से क्या मतलब है? कोहेरेंट शब्द से मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक, इसका भी, इवन इसका भी केवल दो ही केसेस हम पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन, 2 SHMs इन सेम डायरेक्शन एंड 2 SHMs इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बस दो केसेस। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी उतने ही स्पेसिफिक तरीके से पूछेगा। हेंस अब कोहेरेंट होने के बावजूद भी अगली कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन। कोहेरेंट होने के बावजूद भी अगली कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन। कोहेरेंट होने के बावजूद भी अगली कंडीशन है सेम डायरेक्शन, है ना? तो दो एसएचएम अगर सेम डायरेक्शन में है दैट मींस कोहेरेंट तो है ही सही, कोहेरेंट तो है ही सही भाई, और सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? और दूसरा कोहेरेंट तो है ही सही, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक एक्स में एक वाई में है, ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसा। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी पूरी एसएचएम की कहानी खत्म हो जाएगी। इतना छोटा है एसएचएम, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बस कुछ क्वेश्चंस कर लें, खत्म, खेल खत्म। आ जाए जरा देखें। तो अगर सेम डायरेक्शन में एसएचएम है, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूले पढ़ाए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से, एक एक चीज बेसिक से कराई है। तो सेम डायरेक्शन में अगर दो एसएचएम है तो उनका क्या मतलब हुआ? तो उनका मतलब हो कि मान लेते हैं एक एसएचएम है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, एक एसएचएम ये है, और दूसरा एसएचएम है x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो ये दो एसएचएम है जो सेम डायरेक्शन में है, x1 x2 सेम डायरेक्शन को डिनोट करा, दोनों x में है और सेम फेज है, इसीलिए ओमेगा सेम है, ओमेगा 2 पाई n है, सेम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से सेम ओमेगा है, और फेज डिफरेंस फाई का है। ठीक, तो प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज अंडरस्टैंड, दिमाग में बैठा लो एक बात बहुत अच्छे से,
आगे इंटरफेरेंस वगैरह में भी बहुत फायदा होगा, वेव पढ़ोगे तो भी बहुत फायदा होगा। एक बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और वो ये कि भाई साहब अगर सेम डायरेक्शन में एसएचएम के सुपरपोजिशन को देखना है या समझना है तो फेजर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेजर मेथड। फेजर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अपने दिमाग में चिपका लो कि एसएचएम अगर कोहेरेंट है और सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट बताने के लिए फेजर मेथड का इस्तेमाल किया था। फेजर मेथड क्या है वो मैं समझाता हूं। आप केवल इतना समझें कि भाई ये दो एसएचएम थे, इनके सुपरपोजिशन से जो होगा वो अगर x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा। सुपरपोजिशन यही कहता है। हेंस इनके सुपरपोजिशन से एक नया एसएचएम मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड नया होगा, पर फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज नया होगा। तो क्या क्या चीजें नई होंगी? क्या क्या चीजें नई होंगी? नई होंगी एम्पलीट्यूड और फेज। क्या चीज सेम होगी? फ्रीक्वेंसी। तो दो कोहेरेंट एसएचएम सेम डायरेक्शन में हो तो उनके सुपरपोजिशन से एसएचएम ही बनता है। पॉइंट नंबर 1। दो कोहेरेंट एसएचएम सेम डायरेक्शन में हो, सुपरपोजिशन करें तो उनके सुपरपोजिशन से एसएचएम ही बनता है। इस जगह पर बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा आसान। यही पूछ लेंगे जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे मुंह से निकल रहा है यही पूछ लेंगे आपसे। इतने इजी। तो अगर आप केवल सुन लेते हैं, बस ध्यान से सुन भी लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है, कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। तो आपको भाई केवल निकालना है नया एम्पलीट्यूड और नया फेज। इन दोनों ही चीजों को, नया एम्पलीट्यूड और नए फेज को निकालने के लिए हम फेजर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फेजर मेथड क्या कहता है? फेजर मेथड ये कहता है कि भाई इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड थे इनको काइंड ऑफ वेक्टर जैसा ट्रीट करो। वेक्टर है नहीं, पर आप इनको काइंड ऑफ वेक्टर जैसा ट्रीट करो। ठीक है जी। इसीलिए अपन ने नाम ले लिया है फेजर। हेंस A1 को मैं एक फेजर की तरह दिखा रहा हूं ऐसे। ठीक है जी। तो A1 को मैं एक फेजर की तरह दिखा रहा हूं ऐसे। ये मेरा A1 हुआ, और A2 A1 से फाई एंगल आगे है। हेंस A2 को भी मैं एक फेजर की तरह दिखा रहा हूं ऐसे। ये A2 हुआ। सही है जी। तो देखें इस चित्र में, इस डायग्राम में देखें, ये A1 है, ये A2 है। ये दोनों काइंड ऑफ वेक्टर जैसे हैं, और इन दोनों फेजर्स के बीच जो एंगल है फाई, वो वही एंगल है जो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस था। अब आप केवल इतना करें कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर के जो लॉज हैं उनका इस्तेमाल करके निकाल लें। जैसे फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम लो, तो क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, है ना, यहां से एक लाइन खींचूं जो A1 के पैरेलल हो, कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ, और यहां से एक लाइन खींचूं जो A2 के पैरेलल हो, कुछ इस प्रकार से, और ये दोनों जहां मिल जाएंगी, यहां मिल गए मान लेते हैं, तो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। तो जैसे पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकालते हैं, ऐसे ही अगर हम यहाँ रिजल्टेंट निकालें तो इन दोनों भाइयों का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से सोचा जा सकता है, कुछ ऐसा, है ना। ये जो रिजल्टेंट आएगा, इसकी जो लेंथ होगी वो A को डिनोट करेगा, ये वाले A को ये डिनोट करेगा, और ये जो डेल है वो ये वाला एंगल होगा। दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास, समझ गए। पैरेललोग्राम लॉ से क्या हम A का फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। हेंस जो नया एम्पलीट्यूड आ रहा है A, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, है ना। और ये जो एंगल डेल आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला है मेरे पास, टेन डेल इज इक्वल टू कितना? A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, ये वही वेक्टर के रिजल्ट्स हैं जो हमें याद हैं, वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, बहुत अच्छे से याद है ना। ऐसा है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको
जैसे जैसे मैं पाई बाई टू कर दूं, अगर इसको सपोज फाई को पाई बाई टू कर दूं, मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि x1 है a1 साइन ओमेगा टी, x2 है a कॉस ओमेगा टी, और आपसे पूछूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दो, तो आप ओरल बता दोगे √2 है। भाई ए और ए के दो फेजर बने, 90 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट √2 है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में ये करना, ये यूज ही नहीं करना होता, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही हो जाता है, वो आपको ऐसे फेज एंगल्स देगा कि आप ओरल बता दोगे, क्योंकि वो केवल ये चेक करना चाहता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि फेजर मेथड से सॉल्व होता है, बस परेशान नहीं करना है उसको, वो केवल ये जानना चाहता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि फेजर मेथड लगता है। अभी मैंने 2 के लिए लगाया है, कितने भी हो काम चलेगा। तब हम पॉलीगन लॉ की बात कर लेंगे, फिर जैसे भी काइंड ऑफ ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की बात की है तो पॉलीगन की बात कर लेंगे। तो मान लेते हैं 3 एसएचएम का सुपरपोजिशन है, मैंने पहला फेजर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ दिया ऐसे, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। और ज्यादातर केस में वो ऐसा फिगर देगा जिसमें इसको आसानी से निकाला जा सके। तो बिल्कुल भी घबराने परेशान होने की बात नहीं है। केवल इतना याद रखें कि सेम डायरेक्शन में अगर 2 एसएचएम हो तो उनके सुपरपोजिशन से एसएचएम ही पैदा होता है, अगर 2 एसएचएम सेम डायरेक्शन में है, कोहेरेंट है, तो उनके सुपरपोजिशन से एसएचएम ही पैदा होता है। अब आ जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो 2 एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ऐसा है ना, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, एंड लेट अस इमेजिन y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, सपोज ये हो गया ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं कि इस सुपरपोजिशन से मे और मे नॉट बी एसएचएम, हेंस इनके सुपरपोजिशन से एसएचएम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो निर्भर करता है इस फेज एंगल फाई पर। ठीक, तो मैं 4 केसेस लेने वाला हूं, फाई की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू पाई, फाई की वैल्यू पाई बाई 2, फाई की वैल्यू 3 पाई बाई 2। इनमें से पहले जो 2 केस हैं, फाई बराबर 0, फाई बराबर पाई, इन दोनों केसेस में एसएचएम होगा, और बाकी के जो 2 केसेस हैं उनमें एसएचएम नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए लिखा मे और मे नॉट बी एसएचएम, ठीक, मे और मे नॉट बी एसएचएम। इन जनरल अगर मैं इसका लोकस निकालना चाहूं तो वो इन जनरल एक इलिप्टिकल टाइप की शेप आ सकती है। ठीक, तो इसको हम फर्दर 4 छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके देखने वाले हैं, इसको हम फर्दर 4 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके देखेंगे। तो कंपार्टमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो मान लेते हैं 1, ठीक है जी, 2, 3 और 4। ठीक, ऐसे 4 टुकड़ों में हम इसको देखने वाले हैं, तो आइए जरा देखें और समझें। तो फाई इज इक्वल टू 0 का केस मैं इसीलिए एक ही पेज पर लिख रहा हूं, सो दैट तुमको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिमेंबर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सुपरपोजिशन एक ही चार्ट में आ जाए। तो बस एक स्लाइड, और ऐसा तुम भी बना लेना, तो एक स्लाइड में पूरा सुपरपोजिशन आ गया है, एक ही स्लाइड में, बस एक ही स्लाइड में, है ना। पाई बराबर पाई, पाई बराबर पाई बाय 2 और पाई बराबर 3 पाई बाय 2, ये 4 केसेस हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे, 4 केसेस हैं। आपको केवल याद रखना है कि इस केस में और इस केस में एसएचएम होता है और इन दोनों केसेस में एसएचएम नहीं होता है। सबसे पहले तो यही याद रखना है ना भाई। तो फाई बराबर 0 वाले केस में एसएचएम होगा, पाई बराबर पाई वाले केस में भी एसएचएम होगा, पाई बाई 2 वाले केस में एसएचएम नहीं होगा, और इस केस में भी एसएचएम नहीं होगा। ठीक, अब जरा देखें, अगर मैं फाई को 0 रख दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू x बाई a1 और y बाई a2 निकाल के इक्वेट कर दूं तो देखो मुझे जो फंडामेंटल इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, x बाई a1 इज इक्वल टू y बाई a2 विच इज एज गुड एज y इज इक्वल टू a2 बाई a1 x। ये लोकस है एक तरह का, y इज इक्वल टू a2 बाई a1 x। ये क्या है, ये एक तरह का
लोकस है, ये एक तरह का लोकस है। हेंस पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, y इज इक्वल टू a2/a1x। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसकी है? y इज इक्वल टू a2/a1x किसकी इक्वेशन है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हेंस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। यहां पर इस केस में परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जब सुपर इंपोजिशन होता है तो एक काइंड ऑफ फिगर बनता है जिसको लिसाजस फिगर बोलते हैं, है ना। लिसाजस फिगर बोलते हैं इसको। ऐसे समझना कि x कोऑर्डिनेट +-a1 से आगे पीछे नहीं जा सकता, y कोऑर्डिनेट +-a2 से आगे पीछे नहीं जा सकता। सोचना जरा इस बात को। हेंस अगर अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये x एक्सेस हो गई, है ना बे, एंड लेट अस इमेजिन ये y एक्सेस हो गई, तो क्या x की वैल्यू +a1 से ज्यादा थोड़ी हो सकती है? हो सकती है क्या? तो मान लेते हैं यहां मैंने a1 मार्क कर दिया, +a1, तो दिस इज +a1, और ऐसे ही यहां मैंने +a2 मार्क कर दिया, ये है +a2। तो क्या, सॉरी +a1 नॉट a2, +a1, अरे -a1 है वो एक्चुअली, -a1। तो क्या तुम समझ रहे हो, x ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। सिमिलरली y में +-a2, तो y में +a2 के ऊपर नहीं जा सकता और -a2 के नीचे नहीं जा सकता। सही बात है। और अब इस मजबूरी के तहत, इस मजबूरी के तहत अगर हम पार्टिकल को देखते हैं, इस मजबूरी के तहत अगर हम पार्टिकल को देखते हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि पार्टिकल इस लाइन के हमेशा राइट में रहेगा, इस लाइन के हमेशा लेफ्ट में रहेगा? देखते जाओ। इस लाइन से हमेशा नीचे रहेगा और इस लाइन से हमेशा ऊपर रहेगा। तो आपको एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल जैसा मिलेगा, मिला, एक रेक्टेंगल जैसा मिलेगा। हेंस पार्टिकल का पूरा मूवमेंट केवल इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अंदर रहेगा। पार्टिकल कभी भी इस रेक्टेंगल को छोड़ के नहीं जा सकता है। तो पार्टिकल का मूवमेंट इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होगा, और वो जो मूवमेंट है, वो जो लोकस है पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड एज लिसाजस फिगर। हेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लिसाजस फिगर विल बी कन्फाइंड विद इन दैट रेक्टेंगल। लिसाजस फिगर विल बी कन्फाइंड विद इन दैट रेक्टेंगल, है ना। केस 1 में जो लिसाजस फिगर आएगा, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो वो एक्चुअली ऐसा होगा, ऐसा। तो मैं वो बॉक्स और वो बॉक्स बना रहा हूं यहां पर, वो बॉक्स जो वहां बना हुआ था, है ना, डॉटेड डॉटेड वाला, वो बॉक्स यहां दिखा रहा हूं आपको पिंक कलर से, ताकि आप कलर को भी समझ पाए। तो वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये वाला, वो मैंने यहां दिखाया। यहां भी चलो पिंक कलर का बॉक्स बना ही लेते हैं एक। ये जो पिंक कलर का बॉक्स है जिसके अंदर पार्टिकल रहेगा हमेशा, है ना, इस बॉक्स को मैंने यहां दिखा दिया। और इस वाले केस में पार्टिकल जिस पाथ पर चलेगा, इस वाले केस में पार्टिकल जिस पाथ पर चलेगा, वो जो पाथ है जिस पर पार्टिकल चलेगा, वो अगर मैं दिखाऊं तो वो पाथ ये होगा, वो पाथ ये होगा। अगर अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ये होगा। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल एक्चुअली एसएचएम कर रहा है। ये मीन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे करके एसएचएम कर रहा है। फटाफट से उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड बताओ। √(a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर), ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। एम्पलीट्यूड इज √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज √(a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, एंड पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसएचएम। सिमिलरली इस वाले केस में पाई रखूंगा यहां, तो ये माइनस का साइन आएगा। तो ये जो इक्वेशन आई थी, जैसे ये इक्वेशन आई थी, ऐसे यहां इक्वेशन आएगी, x/a1 इज इक्वल टू माइनस का y/a2। देखना ध्यान से। हेंस जो लोकस आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू माइनस का a2/a1x, माइनस का a2/a1x। लोकस ऐसा होगा आपकी बार, ऐसा होगा आपकी बार लोकस। और इसको भी अगर हम उसी प्रकार से लिसाजस फिगर में दिखाएं, लिसाजस फिगर में दिखाएं, तो आपकी बार लिसाजस फिगर कैसा बनेगा? इधर वाला डायगोनल बनेगा। हेंस आपकी बार जो लिसाजस फिगर होगा वो ये वाला डायगोनल बनेगा। बाकी लॉजिक सेम है। हेंस ये भी एसएचएम ही करेगा। मीन पोजीशन सेंटर में रही, ये रही मीन पोजीशन, ये रही एक्सट्रीम पोजीशन, ये रही एक्सट्रीम पोजीशन, सेम। एम्पलीट्यूड भी सेम। तो यहां भी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू √(a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। समझ में आना चाहिए, बहुत इजी, बहुत इजी। अच्छा जी, इधर आ जाए।
अगर फाई की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई, फाई की वैल्यू पाई बाय 2 यहां रख दी मैंने, है ना, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बनेगा। तो पहली इक्वेशन आएगी एक्स इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू ए टू कॉस ओमेगा टी। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 होता है, हेंस एक्स स्क्वायर बाय ए वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू का स्क्वायर बराबर 1। दिस वुड बी दी लोकस, एक्स स्क्वायर बाय ए वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस वुड बी दी लोकस। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या चीज है? ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है ना भाई साहब, ये क्या है? ये एलिप्स की इक्वेशन है। हेंस इस केस में जो लिसाजस फिगर बनेगा क्या वो इलिप्टिकल होगा? क्या इस केस में जो लिसाजस फिगर बनेगा क्या वो इलिप्टिकल टाइप का होगा? इस केस में जो लिसाजस फिगर बनेगा वो इलिप्टिकल होगा, है ना। तो इस केस में जो लिसाजस फिगर बनेगा वो इस प्रकार से कुछ इलिप्टिकल टाइप का होगा। इस एलिप्स को फिट करेंगे इसके अंदर, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, अरे थोड़ा सा बाहर निकल गया, हो गया फिट। ठीक, इस प्रकार का लिसाजस फिगर बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा लिसाजस फिगर बनेगा। और ऐसे ही जब मैं 3π/2 की बात करूंगा तो मेरी स्टार्टिंग इक्वेशन जो बनेगी x बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और ये इक्वेशन बनेगी y बराबर माइनस a2 कॉस ओमेगा टी, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 से जो लोकस आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाय ए वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स लोकस वाइज सेम होगा, है ना, लोकस सेम होगा। और फिर अगर हम लिसाजस फिगर बनाए उसी प्रकार से लिसाजस फिगर बनाए तो लिसाजस फिगर भी उसी प्रकार से इलिप्टिकल बनेगा। लिसाजस फिगर भी को हटाते हैं, लिसाजस फिगर भी इसी प्रकार से इलिप्टिकल बनेगा, ठीक है। लिसाजस फिगर भी इसी प्रकार से इलिप्टिकल बनेगा, ऐसे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक। ऐसा तो फर्क क्या होगा इन दोनों में? ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो अलग अलग सिचुएशन की फिजिकलिटी सेम हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें फर्क क्या होगा? फर्क होगा कि पार्टिकल एलिप्स में किस सेंस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। पार्टिकल एलिप्स में किस सेंस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी। जैसे t इक्वल टू 0 पर, अगर t इक्वल टू 0 रख दें तो t इक्वल टू 0 पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट a2 है, मतलब पार्टिकल यहाँ है ना। और t इक्वल टू 0 प्लस पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो इस वाले केस में पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, दैट मीन्स ऐसे, दैट मीन्स ऐसे 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 ऐसे। और उस वाले केस में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, मतलब कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है भाई साहब। तो ये है क्लॉकवाइज एलिप्स और ये है एंटी क्लॉकवाइज एलिप्स, ये अंतर है दोनों में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की सारी राम कहानी फिनिशअप हो जाती है, सारी चीजें फिनिशअप हो जाती हैं। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, पढ़ाया, समझाया, ठीक है जी, देखा हमने। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस देखें, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं उसका थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा देखें, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको लगने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो। अब देखो कितना फर्जी क्वेश्चन है। दो स्प्रिंग है K1 और K2, है ना। तो हम जानते हैं T इक्वल टू 2π√m/k आने वाला है। अगर हम टाइम पीरियड निकालें T इक्वल टू 2π√m/k आने वाला है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ऑब्वियसली ये दो तो वैसे ही गलत हो जाते हैं साले। अच्छा जी, और ये दोनों कैसे हैं स्प्रिंग्स? ये दोनों स्प्रिंग्स कैसे हैं? ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं x दबाऊंगा तो x खींचेगा, एक्सटेंशन सेम है। पैरेलल में एक्सटेंशन सेम होता है, सीरीज में फोर्स सेम होता है। पैरेलल में एक्सटेंशन सेम होता है, सीरीज में फोर्स सेम होता है। हेंस खत्म हो गई बात, आंसर आ गया। ये बहुत ही फर्जी क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। इधर आ जाओ। Again 2023, particle is revolving circle, ऐसा सर्कुलर पाथ आर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस एट t टाइम t। कहां? x एक्सिस पर। प्रोजेक्शन कहां चाहता है? OP का x एक्सिस पर। तो भाई साहब जब तुम x एक्सिस पर प्रोजेक्ट करोगे, x एक्सिस पर, मैंने y एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया था वहां, ये x एक्सिस पर चाहता है, यहां प्रोजेक्ट करोगे तो उधर कंपोनेंट
साइन का था तो इधर कंपोनेंट किसका आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा। ये पहले से ही 30 डिग्री एंगल है और ये ओमेगा टी हो ही चुका होगा पहले की तरह, ये एंगल ओमेगा टी हो ही चुका होगा पहले की तरह। तो क्या आएगा प्रोजेक्शन, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 इज ऑब्वियसली π/6। कितने ज्यादा आसान, मतलब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है जिंदगी में। अगर एसएचएम ढंग से पढ़ लिया तो एसएचएम के क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाते हैं, एकदम ही हलवा, और वहीं अगर नहीं पढ़ा तो एकदम टफ हो जाते हैं। इस तरह का टॉपिक एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएचएम एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से है एसएचएम, क्योंकि एसएचएम जो समझ गया है, जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, उसको तो भर भर के नंबर देगा, उसको तो मिलेगा रिवॉर्ड, और जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है उसकी खाल खींच लेगा क्योंकि सॉल्व ही नहीं होगा उससे, है ना। तो एडवांस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Particle execute SHM of amplitude A along x-axis, t is equal to 0, position of the particle is x is equal to a by 2, t is equal to 0 पर particle a by 2 पर है, and moving along positive x-axis, मतलब कितने फेस पर है, 30 डिग्री फेस पर है। The displacement of the particle in time t, displacement of the particle in time t is x is equal to a sin omega t plus phi। तो t is equal to 0 पर फेस कितना है भैया, 30 डिग्री। तो डेल की वैल्यू पूछी उसने, डेल की वैल्यू कितनी है, π/6, 30 डिग्री। बोलो ओरल क्वेश्चन है। वो कह रहा है t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल a/2 पर है और पॉजिटिव साइड में जा रहा है, 30 डिग्री फेज। तो इनिशियल फेज कितना हो गया, 30 डिग्री। फर्जी क्वेश्चन। फॉर अ पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन वुड बी इक्वल टू, तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है, मैथमेटिकली हम इसको छोटा करना जानते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4, है ना। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया √2। देखो जी फिर क्या चाहता है 2023 वेरिएशन ऑफ, देख रहे हो कितने क्वेश्चन है 2023 के। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द डिस्प्लेसमेंट x, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ है। अभी खींचा था थोड़ी देर पहले, ऐसे आया था, ऐसे आया था, है ना ऐसे आया था। फिर देखो 2003 में पहुंच गए एकदम से। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ओके भाई, तो देखना, ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के a/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। हो जाएगी कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो तुम जानते हो हाफ के a स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के a/2 का स्क्वायर, मतलब टोटल एनर्जी का 1/4। तो अगर 1/4 टोटल एनर्जी का 1/4, दिस इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर 1/4 पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस समय, 3/4 होगी, क्योंकि टोटल तो कांस्टेंट है ना यार, टोटल तो कांस्टेंट है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 होगी, है ना, फ्रैक्शन वाइज। और उसको क्या रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक चाहिए। तो 1/4/3/4, 1:1:3 आंसर आएगा, 1:3 आंसर आएगा। वो भी 23 का ही था, 2003 में शायद गलत लिखा होगा। Which graph represent the difference between energy and potential energy? What is the difference between total energy and potential energy? Kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ रहा है। कैसा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ये थोड़ा सर्किल दिखा दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहिए था, पैराबोलिक टाइप का ऐसा दिखाना चाहिए था। ये ग्राफ है, समझ लेना, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो कितने बेवकूफ क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर 2023 पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो फटाफट, काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है, फेस कितना है π/4, डिस्टेंस कितना होगा a/√2, डिस्टेंस कितना होगा a/√2। ओरल क्वेश्चन, ओरल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ओरल निपटा दोगे क्वेश्चंस को, इतना इजी हो जाएगा, ओरल निपटा दोगे। इन लीनियर एसएचएम, फिर 23 का क्वेश्चन, इन लीनियर एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सही कह रहे हो भाई साहब। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। अच्छा जी, सी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, नो, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। आंसर आ गया ABC। और देखो फिर 23, चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस स्क्वायर, L वर्सेस T स्क्वायर ग्राफ फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो T इज इक्वल टू 2π√L/g, स्क्वायर कर देते हैं, हेंस क्या आ जाएगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²
L बाय जी। अब टी स्क्वायर को प्लॉट कर रहे हो y पर, तो टी स्क्वायर की जगह तो हो गया y, और L को प्लॉट कर रहे हो x पर, तो 4 पाई स्क्वायर बाय जी एक्स। ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स है। फिर देखो 23, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स टाइम टू अर्थ क्या है, टेकन टू हाइट आर अबव द अर्थ सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ, ये तो ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट है, तो जी डैश कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। अगर हाइट एच काफी है तो, है ना, तो जी डैश की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर 23 क्या चाहता है, एज्यूम द अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, टनल इज डग। अच्छा भाई ये भी बहुत कॉमन सिचुएशन है, अगर एक टनल डग कर देते हैं और पार्टिकल को छोड़ देते हैं। अच्छा वो एक क्वेश्चन आ गया, देख ही लो इसको। तो ये अगर अर्थ है और अर्थ में अगर हम एक टनल डग कर देते हैं, डिग कर देते हैं ऐसे, है ना, आर पार, अर्थ के आर पार ऐसे एक टनल खोद देते हैं और पार्टिकल को छोड़ देते हैं, चाहे टनल यहां हो चाहे टनल यहां हो, दोनों ही परिस्थिति में अगर मैं एक बॉल को छोड़ दूं, अगर मैं यहां से एक बॉल को छोड़ दूं, तो वो बॉल इसको मीन पोजीशन लेते हुए ऐसे ऐसे एसएचएम करेगी, और ऐसे ही अगर यहां भी कर दूं तो इसको मीन पोजीशन लेते हुए ऐसे ऐसे एसएचएम करेगी। और दोनों ही केसेस में जो टाइम पीरियड आएगा उसका एक्सप्रेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई, दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी, जिसकी वैल्यू लगभग 84 मिनट्स के आसपास आती है। अगर ये सबको रख देते हैं तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स के आसपास आती है। वैसे ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाता है, पर चलो एक ही बात है ना भाई। तो 84 मिनट्स, राइट, तो 1 मिनट 1 आवर 60 प्लस 24 84, 60 प्लस 24 84, समझ गए, ऐसा है। तो इस प्रकार के प्रश्न ही प्रश्न हमें 2023 का और देखें। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम माइनस ए प्लस ए, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम 0 टू ए बाय 2 इज 2 सेकंड। तो 0 से ए बाय 2 जाने में कितना समय लगेगा, 30 डिग्री फेज ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, टी बाय 12 सेकंड्स, टी बाय 12 सेकंड्स 2 सेकंड्स है, तो टाइम पीरियड 24 सेकंड हो गया। ठीक, फिर क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम एक्स बाय 2 टू ए, एक्स बाय 2 टू ए, मतलब 30 डिग्री से 90 डिग्री फेज जाना है, 60 डिग्री चलना है, 60 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, टी बाय 6, टी बाय 6 का मतलब हो गया 24 बाय 6, 4 सेकेंड आंसर, 4 सेकेंड आंसर। समझ गए कैसे फटाफट फटाफट क्वेश्चन निपटा रहा हूं मैं, ऐसे ही फटाफट फटाफट तुम करोगे, है ना। अगर अच्छे से तुमने देख लिया समझ लिया है तो ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। तो मैं छोड़ूंगा बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में, आप उन सब क्वेश्चंस को निपटाएंगे और बहुत ही बढ़िया और उम्दा और क्रिस्प तरीके से सारी बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। मैं बहुत खुश हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से सब बातें मैं तुम्हारे सामने रख पाया हूं। अगर इसको अच्छे से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो जैसे मैंने अभी तुरंत तुरंत क्वेश्चन करके तुम्हारे सामने दिखाए हैं, ऐसे ही तुम खुद कर पाओगे ना, ऐसे ही तुम खुद कर पाओगे। ठीक है भाई, तो क्लैरिटी आ जाती है, तो स्पीड तो अपने आप हो जाती है। बच्चे पूछते हैं सर कैसे स्पीड बढ़ाएं, स्पीड तो तब बढ़ती है भाई जब फंडे क्लियर हो। तो आपके करने का तो केवल एक ही काम है, आप कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें और रेगरस प्रैक्टिस करें। ये दो चीजें अगर आपने निपटा ली तो कोई जरा भी मुश्किल होने वाली नहीं है। ठीक है जी, तो चलें, विदाई का समय आ चुका है, मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड में। समय बहुत कम रह गया है भाइयों, तो बिल्कुल थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पूरे जोश और उमंग के साथ लगे रहना है। बहुत कम टाइम है, एक एक सेकंड को निचोड़ डालना है, जरा सा भी अपने को मक्कारी नहीं रखनी है, जरा सा भी अपने को बचाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी परसेंटाइल बने, अच्छी रैंक बने, अच्छा कुछ करें, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए जी, बाय बाय, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, बाय।